इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी द्वारा आयोजित इस दैनिक हिंदी वेबिनार श्रृंखला में मैं डॉक्टर नेहा कक्कर यहाँ पर उपस्थित सभी डॉक्टर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले 1 मिनट का साइलेंट प्रेयर करेंगे। तो आज का हिंदी का 511वां हमारा हिंदी वेबिनार सेशन है और जो आज के हमारे गेस्ट डॉक्टर हैं वे हैं डॉक्टर मनीष आजाद सिंह। इनसे हम बहुत भाली भांति परिचित हैं। डॉक्टर मनीष हमारे हिंदी सेशन के मॉडरेटर भी हैं और पहले भी काफी सारी मेंटल डिजीजेस के ऊपर डॉक्टर मनीष ने अपनी प्रेजेंटेशन और अपने व्यूज हमारे साथ साझा किए, अपनी नॉलेज हमारे साथ साझा करी है। तो आज भी डॉक्टर मनीष हमारे सामने एक मेंटल डिजीज का प्रेजेंटेशन लेके आए हैं जिसका नाम है सीजोटाइपल व्यक्तित्व विकार और इसकी होम्योपैथिक चिकित्सा। और डॉक्टर मनीष काफी एक्सपीरियंस रखते हैं मेंटल डिजीजेस पे। तो वेलकम डॉक्टर मनीष, और आज का सेशन हम स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपनी स्लाइड स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच मैम। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। हाँ जी, मेरी स्पेस है? बिल्कुल विजिबल है, विजिबल है। ओके मैम, ठीक है। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम जैसा पहले बता दिया गया, शिज़ोटिपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है आज का टॉपिक। तो सबसे पहले फिर हमेशा की तरह कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होते क्या हैं, फिर से शुरू करेंगे कि पर्सनालिटी बेसिकली पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स क्या है। ग्रुप ऑफ मेंटल हेल्थ कंडीशंस हैं जहाँ पे बिहेवियर में, कॉग्निशन में और इनर एक्सपीरियंस में, ठीक है, डेविएशन दिखाई देगा। अब ये क्या है? बेसिकली व्यवहार है कि आपका जो व्यवहार है, आपका जो चीजों को समझने का नजरिया है वो नॉर्मल जनता से अलग है, ठीक है। तो जो कल्चरल सिग्निफिकेंस है, जो जो एक कल्चरल नॉर्म चला रहा है, उससे आप कैसे अलग हैं, ये चीज अगर बहुत लंबे वक्त तक बनी रहती है तो इसको पर्सनालिटी डिसऑर्डर बोला जाएगा। ये पैटर्न परवेजिव होने चाहिए। परवेजिव मतलब बहुत वक्त तक बने होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी को 1 महीने तक ऐसे सिम्टम्स आएंगे तो हम उसको पर्सनालिटी डिसऑर्डर बोल देंगे। तो ये जो सिम्टम्स हैं ये लंबे वक्त तक होने चाहिए पेशेंट में, ठीक है। पर्सनालिटी डिसऑर्डर को डिफाइन करने के लिए जो क्राइटेरिया बनाया गया है दैट इज DSM-5, ठीक है। हम आगे उस पर डिस्कशन करेंगे कि शिज़ोटिपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर में DSM-5 ने कौन कौन से सिम्टम्स दिए हैं। बट ऊपर ऊपर से अगर समझें तो DSM-5 एक ऐसा क्लॉज जैसा बना रखा है या सिलेबस जैसा है जिसमें आपको हर डिजीज के बारे में, आप जितनी भी मेंटल डिजीज पढ़ेंगे उनमें क्राइटेरिया बता रखा है कि अगर ये सारे सिम्टम्स कवर होते हैं तो आपका पेशेंट डायग्नोस किया जाएगा इस डिजीज के लिए। इस तरीके का एक क्राइटेरिया सा बना हुआ है, ठीक है। अगेन कमिंग टू द टॉपिक, कितने टाइप के होते हैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स। सबसे पहले क्लस्टर ए, इसमें हमने पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर ऑलरेडी पढ़ रखा है, शिजोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर इससे पहले पढ़ रखा है। आज हम पढ़ेंगे शिजोटिपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। शिजोटिपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर बेसिकली ना काफी हद तक पैरानॉइड और शिजोइड से मिला जुला है। इसमें सिम्टम शिजोइड के भी होंगे, इसमें सिम्टम पैरानॉइड के भी होंगे और कुछ सिम्टम अलग भी होंगे। तो हमें बेसिकली वही समझना है कि अलग क्या होगा। इसके अलावा क्लस्टर बी में हमने पढ़ लिया है एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर और नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। सबसे लास्ट में आता है क्लस्टर सी, अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर एंड ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इसमें हमने सिर्फ ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर कंप्लीट किया है और बाकी दोनों अगली क्लासेस में पढ़ेंगे। आज के टॉपिक पे आते हैं, शिज़ोटिपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या होता है। अगर आपने, जिन लोगों ने भी ये ज्वाइन किया है, लास्ट में बेसिकली ना मेडिसिन का सेक्शन सबसे लास्ट लास्ट में रहता है और हम लोग 3 नॉन मेडिसिन और 3 रेयर मेडिसिन पढ़ते हैं। तो अगर आप रेयर मेडिसिन में इंटरेस्टेड हो तो लास्ट तक जुड़े रहिएगा। शिज़ोटिपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर बेसिकली क्या है? एक ऐसा प्रॉब्लम जिसमें डिफिकल्टी किस चीज में होगी। जैसा हमने पहले पढ़ा था, पैरानॉइड को क्या प्रॉब्लम होती है? सोशल और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बनाने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि उसको सब पे शक हो रहा होता है। तो शिज़ोटिपल में ये सिम्टम तो है, ठीक है। डिफिकल्टी है सोशल और इंटरपर्सनल इंटरेक्शन में क्योंकि उसको क्लोज रिलेशनशिप बनाने में प्रॉब्लम हो रही है। उसको दूसरों से बातचीत करने में घबराहट होती है, उसको दूसरों से रिश्ता बनाने में प्रॉब्लम होती है, दूसरे कोई उसको अप्रोच करता है तो उसको प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। लेकिन इसके साथ एक्सेंट्रिक बिहेवियर भी है, डिस्टॉर्शंस भी हैं और परसेप्शन यानी कि समझने के लिए प्रॉब्लम भी है, ठीक है। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि पैरानॉइड है, इसके साथ और प्रॉब्लम्स भी हैं। अगर ये किसी के अंदर रहेंगी तो कैसे पहचाना जाएगा, ये हम अगली स्लाइड्स में देखेंगे, ठीक है।
इन पेशेंट्स में प्रॉब्लम क्या होता है, इनका इमोशनल एक्सप्रेशन बहुत लिमिटेड होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज्यादा बात करने वाले होते हैं या बहुत कम बात करने वाले होते हैं, इस तरीके का नहीं होता है। इनका इमोशनल एक्सप्रेशन ही बहुत लिमिटेड होता है। इनको बहुत ज्यादा लगाव फील नहीं होता है किसी से, इनको बहुत ज्यादा प्यार फील नहीं होता है किसी से। ये थोड़े से प्रैक्टिकल जैसे होते हैं। अ, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया था? फर्स्ट टाइम शिजोटिपल जो वर्ड है, शिजोटिपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर का जो फर्स्ट टाइम वर्ड है, वो थियोडोर मिलोन ने दिया था 20th सेंचुरी के आसपास, ठीक है। और इनका ही वर्क है बेसिक, जो इन्होंने पर्सनालिटी डिसऑर्डर में शिजोटिपल को कॉन्सेप्चुअलाइज किया है। और जो बेसिक सारी मेहनत है, जो हम अभी इसके आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या सिम्टम आने वाले हैं, वो सारा का सारा शिजोटिपल का जो बेस बनाया हुआ था, वो थियोडोर मिलन का बनाया हुआ है 20th सेंचुरी के आसपास। अगर हम इसके वर्ड में घुसें, तो ये लैटिन और ग्रीक का मिला हुआ वर्ड है। ग्रीक बेसिकली शिजो, द वर्ड शिजो जो है वो शिजन से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है स्प्लिट, डिवाइड। ये काफी काफी सिजोफ्रेनिया से मैच करता है कि इसमें पेशेंट को काफी तरीके के स्प्लिट्स या डाइवर्जेंस फील होता है। नॉर्मल जो एक नजरिया होता है लोगों के प्रति, उससे बहुत डाइवर्जेंट नजरिया होता है शिजोटिपल का, तो इसलिए वर्ड शिजो। और टिपल का मतलब टाइप या मॉडल। अगर इसकी हिस्ट्री में जाएं, तो 19th सेंचुरी में एमिल क्रैपलिन, बेसिकली एमिल क्रैपलिन बहुत बड़े पायोनियरिंग साइकियाट्रिस्ट थे। और आज के टाइम पे जो हम DSM-5 पढ़ते हैं, तो DSM का बेस एमिल क्रैपलिन का रखा हुआ है, ठीक है। तो जो बेस बनाया हुआ है, वो एमिल क्रैपलिन का है। तो इसकी शुरुआत एमिल क्रैपलिन ने की थी। जो ग्राउंड वर्क है कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होते क्या है, साइकोटिक क्या होता है, न्यूरोटिक क्या होता है, इसका जो बेस था वो एमिल क्रैपलिन ने रखा था 19th सेंचुरी के बाद। इसके बाद हमने जो सेम वही जो हमने पैरानॉइड में पढ़ा था और शिजोइड में पढ़ा था, आते हैं पॉल यूजीन ब्लूलर। पॉल यूजीन ब्लूलर ने सबसे पहले वर्ड सिजोफ्रेनिया को समझाया था, और इसी तरीके से इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो सिजोटिपल में भी काउंट किया जाता है। इसके बाद हमने नाम पढ़ा था थियोडोर मिलन का, वो वापस आ जाते हैं क्योंकि इन्होंने ही अलग से बताया कि नहीं, शेजोइड भी अलग है, सिजोफ्रेनिया भी अलग है, और शेजोटिपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी अलग होता है, ठीक है। तो ये थियोडोर मिलन का वर्क है कि शेजोटिपल का एक अलग एक्सिस्टेंस बताया, इन्होंने बताया था। फर्स्ट टाइम शिजोटिपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर को DSM में ऐड किया गया था 1980 में। 1980 में अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन ने DSM थर्ड में शिजोटिपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर को ऐड किया है। इसके बाद DSM-4 और DSM-5 में कंटिन्यू हुआ है। अब बिना टाइम वेस्ट किए सिम्टम्स पे आते हैं। जो की फीचर्स हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है शेजोटिपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर को पहचानने में। इसके की फीचर्स ही हेल्प करेंगे। सबसे पहला, एक्सेंट्रिक बिहेवियर एंड अपीयरेंस। इनकी इनका एक ऑड तरीका होगा खुद को प्रेजेंट करने का, जो कि इनको नॉर्मल भीड़ से अलग बनाएगा। चाहे ये मैनरिज्म हो सकता है, चाहे ये ड्रेस हो सकता है, इनका बात करने का तरीका, इनका उठने बैठने का तरीका एक नॉर्मल अन तरीके से बिल्कुल अलग होगा। एक कन्वेंशनल तरीका कहते हैं, एक अनकन्वेंशनल। ये अनकन्वेंशनल तरीका होगा। जैसे हम लैकेसिस को पढ़ते हैं ना, कि लैकेसिस एक अलग तरीके से ये ड्रेसअप होके आती है। तो इसका एग्जैक्टली सेम नहीं, बट हाँ काफी काफी वैसा एक्सेंट्रिक बिहेवियर है कि ये बिल्कुल ही अलग तरीके से ड्रेसअप करेगा। इसका बात करने का तरीका कुछ अलग होगा। अगर इसको ये नॉर्मल भीड़ में खड़ा है, तो इसके बात करने के तरीके से हम इसके ये नॉर्मल से कैसे अलग होगा, अपने एक्सेंट से। हो सकता है ये जो एक्सेंट बोले वो नॉर्मल जनता से अलग हो सकता है। इसका कपड़े पहनने का तरीका नॉर्मल जनता से अलग हो सकता है, उठने बैठने का तरीका नॉर्मल जनता से अलग हो सकता है। जैसे इग्नेशिया का ड्रेसिंग सेंस नॉर्मल से बहुत अलग होता है। तो एक्सेंट्रिक बिहेवियर एंड अपीयरेंस में इस तरीके से हम इसको पहचान सकते हैं। हो सकता है अपनी नॉर्मल भीड़ के हिसाब से टू मच सोफिस्टिकेटेड हो, तो भी एक्सेंट्रिक बिहेवियर में काउंट होगा। जैसे आई रिमेम्बर अ पेशेंट जो क्लिनिक पे वॉक इन किया, एंड ही वाज वेरी वेल ड्रेस्ड, और देख के कोई नहीं बता सकता था कि ही इज अ फार्मासिस्ट, ठीक है, एक नॉर्मल फार्मासिस्ट है। एंड उसकी शॉप बहुत अच्छा वर्क नहीं करती है, ठीक है। उसी के साथ उसके रिलेटिव्स आए थे, जो कि इस तरीके से ड्रेस थे कि जिनको आप देख के बिल्कुल बोल सकते हो कि दे आर मिडिल क्लास पीपल, ओके। मतलब आई एम नॉट डिग्रेडिंग एनीवन, बट आई एम जस्ट सेइंग कि ड्रेसिंग सेंस कैसा था। और वहीं पे उस आदमी का ड्रेसिंग सेंस इस तरीके का था जैसे अभी अभी किसी बिजनेस मीटिंग से निकला है, बाहर आया है और उसके बाद आके बैठा है, ठीक है। तो दैट्स द बेसिक डिफरेंस जो हमें दिखेगा। दूसरा, इनका अनयूजुअल बिलीफ किस चीज पे? सुपरस्टिशन पे। यहाँ पे रूब्रिक्स आ सकते हैं: क्लेयर ऑडियंट, क्लेयर वॉयंस, सुपरस्टिशन, एक्सेंटेरिक। कि मतलब
जो नॉर्मल हो ही नहीं सकता, या जो चीजें है ही नहीं दुनिया में, उन पे भी बिलीव है। ये मैजिक में बिलीव करेंगे, ये हॉगवर्ट्स की दुनिया में बिलीव कर सकते हैं, शायद इनके लिए हैरी पॉटर असली दुनिया में भी हो, ठीक है। तो इस तरीके का इनका अनयूजुअल बिलीव होगा। ये पैरानॉर्मल में बिलीव करते हैं, ये कॉन्स्पिरेसीज में बिलीव करते हैं। और ये वर्ड कॉन्स्पिरेसीज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे चल के ये पैरानॉइड भी होंगे। तो ये ऐसी कॉन्स्पिरेसीज में बिलीव करेंगे कि लोग मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। दैट वो है ना, वो रूब्रिक है, डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, बीइंग परसिक्यूटेड, बीइंग परस्यूड, कोई मेरा पीछा कर रहा है। ये सारे जो रूब्रिक्स हैं, ये भी आगे चल के जब ये पैरानोइया में जाएगा तो वो सारे की फीचर्स भी हम इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद इसकी जो थिंकिंग है वो ऑड या डिसऑर्गेनाइज्ड है। ऑड या डिसऑर्गेनाइज्ड कैसे? फ्रेगमेंटेड है, वेग है, या बहुत एलाबोरेट है, ठीक है। मतलब ये जब आपसे बात करेगा तो ये हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे शुरू मैंने लाइकेसिस से किया था। अगेन कमिंग बैक टू लाइकेसिस, की लाइकेसिस ए से शुरू करता है और बी और सी की बात नहीं करेगा, शायद डी तक पहुंच जाएगा, फिर कब जी और एच आया और कब जेड तक पहुंच गया पता भी नहीं चला। तो बेसिकली उस तरीके का एक्साइलरेटेड वो कैब होगा, या बोलने का तरीका उस तरीके का होगा, और बहुत घुमा फिरा के बातें होंगी, और बहुत वेग होगा, बहुत इलाबोरेटेड होगा, और जिसका एग्जैक्ट कुछ मतलब शायद ना निकले, या शायद आपको भी समझ में नहीं आ रहा होगा और उसको भी समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो ये ऑड या डिसऑर्गेनाइज तरीके की बात, क्योंकि वो बात भी वैसे ही करेगा और वो सोचता भी वैसे ही है, ठीक है। हम आगे चल के जब इसको और डिटेल में पढ़ेंगे इसकी फीचर को, तो हम ये समझेंगे कि वो सोचता भी इसी तरीके से है कि यार मैं जो सोच रहा हूँ वो शायद नॉर्मल नॉर्मल इंसान इस तरीके से नहीं सोचता है। उनका स्टेटमेंट इस तरीके का आएगा। नेक्स्ट है सोशल एंजाइटी एंड पैरानोया। जैसा मैंने शुरू में बताया था, इनको सोशल सिचुएशंस में डिस्कम्फर्ट फील होता है। अगर ये किसी पार्टी में खड़े हैं तो ये कोई कोना पकड़ेंगे, ये कोशिश करेंगे कि लोग मेरी तरफ ना आए, मैं लोगों से ज्यादा बातचीत नहीं करूं। तो ये सोशल बटरफ्लाई नहीं हो सकते, ठीक है। ये पब्लिक प्लीजिंग नहीं हो सकते, ये ऐसा नहीं कर सकते, मतलब बिल्कुल लोगों में घुसे रहें या सोशली बहुत स्ट्रांग बने रहें। अब ऑब्वियसली देखिए वो होता है कि जिसको जैसे हालात मिले, लेकिन इनको एक तरीके की सोशल एंजाइटी होती है, इनके अंदर परसिस्टेंट फियर होता है कि अगर मैं ऐसे कपड़े पहन के लोगों के सामने जाऊंगा तो मुझे जज करेंगे, या मैं अगर इस तरीके से बात करूंगा तो शायद मुझे नुकसान ना पहुंच जाए। तो इसलिए इनको हमेशा ही एक तरीके की सोशल एंजाइटी या पैरानोइया बना रहता है। इसके अलावा ऑड परसेप्शन और सेंसरी एक्सपीरियंसेस हैं। इनको अनयूजुअल परसेप्चुअल फेनोमेना है। बेसिकली ऐसा फील होता है कि मुझे कोई और कंट्रोल कर रहा है। यहाँ पे वो वाले रूब्रिक्स आते हैं कि बीइंग कंट्रोल्ड, डेल्यूजन, बीइंग कंट्रोल्ड बाय सम अदर बीइंग। ऐसा वाला रूब्रिक आ जाएगा कि मैं किसी और को कंट्रोल कर सकता हूँ। तो बेसिकली इनको हमेशा ऑड परसेप्शंस या सेंसरी एक्सपीरियंसेस आएंगे। आई हैड अ फ्रेंड एट अ टाइम जिसको ये सिम्टम था। ही वॉज नॉट शेजोटिपल, बट उसके अंदर ये सिम्टम था। वो बाइक ड्राइव करता था और उसको ऐसा लगता था कि कोई उसके बालों में हाथ लगा रहा है। ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको एग्जैक्टली exactly ऐसा फील हो रहा होता है कि ये किसी ने भी मुझे टच किया, अभी कोई मेरे बगल से गुजरा, मेरे पीछे कोई गाना गा रहा है। तो इनको हमेशा ऑड परसेप्शंस या सेंसरी एक्सपीरियंसेस आते रहते हैं। नेक्स्ट, जैसा मैं बात कर रहा था, सस्पिशियसनेस या पैरानोइया। शक वाला नेचर ना इसी तरीके से आते जाता है, क्योंकि इनको मैजिक पे बिलीव है, क्योंकि इनको हर चीज पे बिलीव है, तो ये हर पॉसिबिलिटी पे बिलीव करने लगते हैं कि कहीं कोई मेरे खिलाफ प्लॉटिंग तो नहीं कर रहा, मैं जो खाना खा रहा हूँ उसमें जहर तो नहीं है, कोई मुझे मारने की कोशिश तो नहीं कर रहा। तो आप समझ सकते हो कि हम किस तरीके से शिजोइड की भी बात कर रहे हैं और साथ साथ पैरानोइड की भी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए ये टाइप ए में शिजोइड और पैरानोइड दोनों पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स को जोड़ता है, और उसके साथ अलग कुछ और सिम्टम्स भी हैं इसके पास। रेस्ट्रिक्टेड अफेक्ट। रेस्ट्रिक्टेड अफेक्ट का मतलब क्या है? इसको इसकी अगर आप बातें सुनेंगे तो आपको इसकी बातों में इमोशन नहीं झलकेगा। यहाँ पे रूब्रिक आता है प्रैक्टिकल, ठीक है, कि इनकी बातें अपीयर करती है इमोशनली फ्लैट, बिल्कुल फ्लैट, बिल्कुल डिटैच्ड। एक रूब्रिक है कोल्ड हार्टेड। ये बिल्कुल वैसी बातें करते हैं, ऐसा लगता ही नहीं है कि मतलब ये हो सकता है अपनी माँ के बारे में बात कर रहे हो, बट ये एकदम ऐसा सेंटेंस बोल के निकल जाएंगे कि लगेगा ही नहीं कि ये किसी क्लोज रिलेटिव के बारे में इस तरीके से बात की है, ठीक है। तो इनका जो इमोशनल इफेक्ट होता है वो बहुत रेस्ट्रिक्टेड होता है। एंड दैट कुड बी अ रीजन, क्योंकि इनको सोशल एंजाइटी है, क्योंकि इनके अंदर पैरानोइया भी है, क्योंकि इनके अंदर सस्पेशन भी है। दैट इज द रीजन। लास्ट वाला पॉइंट हमारा कंप्लीट होगा कि इस वजह से क्लोज रिलेशनशिप बनाने में डिफिकल्टी देखते हैं, क्योंकि इनको सोशल एंजाइटी भी है, क्योंकि इनको लोगों पे शक भी है। तो ये कहीं ना कहीं लोगों से रिलेशन नहीं बना पाएंगे, इनको मुश्किल आएगी इस चीज में।
आगे बढ़ते हैं, अब हर सिम्टम को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। द फर्स्ट सिम्टम, जैसा हम अब हर की फीचर को हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। तो द फर्स्ट की फीचर जो हमने पढ़ा था वो क्या था? एक्सेंट्रिक बिहेवियर एंड अपीयरेंस। तो एसटीपीडी का जो पेशेंट होगा वो नॉर्मली ऐसे बिहेवियर में ऐसे बिहेवियर में एंगेज होगा या ऐसे स्टाइल्स को अडॉप्ट करेगा जो कि अनकन्वेंशनल होगा, जो कि पिक्यूलियर होगा। नाउ इमेजिन कि आप एक इंटरव्यू में बैठे हुए हैं, ठीक है, और आप एक इंटरव्यू शायद आप हेड कर रहे हो या आप उस इंटरव्यू में बैठे हुए, एंड इमेजिन कि एक गाय वॉक इन करता है जो कि बिल्कुल फॉर्मल शर्ट, टाई, फॉर्मल पैंट, फॉर्मल शूज, विच इज वेरी नॉर्मल। इंटरव्यू में, नॉर्मल कंपनीज में लोग ऐसे ही इंटरव्यू के लिए ड्रेसअप होके जाते हैं। एंड नाउ ऑन द वेरी हैंड, आप ऐसे इंसान को इमेजिन कीजिए जिसने प्रिंटेड शर्ट पहनी हो, साथ में एक श्रग को कैरी किया हो ऊपर से, बाल को जेल अप करके बिल्कुल स्पाइक्स में ऊपर खड़े करके, और जीन्स, और वो भी रग्ड जीन्स, एंड फॉर्मल की जगह पे कोई जीन्स वाले शूज पहन लिया। तो ऐसा, इस तरीके का ड्रेस, कि सोशल गैदरिंग में जिस तरीके की गैदरिंग है और उसका ड्रेस जिस तरीके का है, वो दोनों बिल्कुल मैच नहीं खाएगा। उसका बात करने का तरीका भी इसी तरीके का होगा कि वो जिस समाज में बैठा है, उसका बात करने का तरीका उससे बराबर नहीं है। वो जिस जगह पे जा रहा है, उसका कपड़े पहनने का तरीका उस तरीके का नहीं, ठीक है, जहां जैसा नॉर्मली एक्सपेक्ट किया जाता है। तो जो इनका नेचर है, वो चाहे आप चॉइसेस पे बात करें, चाहे आप क्लोथिंग पे बात करें, चाहे आप स्पीच पे बात करें, वो नॉर्मल से अलग होगा, ठीक है। और वो इस तरीके का होगा कि वो अटेंशन अपनी तरफ ड्रॉ कर ही लेंगे, ठीक है। आप बिहेवियर में लाइन पढ़ेंगे, लिखा हुआ है कि दे माइट ड्रेस ड्रेस इन अ वे दैट ड्रॉज अटेंशन और सीम्स आउट ऑफ प्लेस। लैकेसिस और फॉस्फोरस में हमने ये चीजें पढ़ी हुई हैं। लैकेसिस में स्पेसिफिकली पढ़ा हुआ है कि एक ऐसा कपड़ा जो कि बहुत अपनी तरफ अटेंशन ड्रॉ करेगा। और यहीं पे एक्सेंट्रिक या बिजार भी हो सकता है। नाउ कमिंग टू द सल्फर, जहाँ पे रैग्स को भी उसको बहुत अच्छा लग रहा है, तो हो सकता है कि वो ऐसे कपड़े कैरी ऑन कर ले जो कि शायद दुनिया के लिए बिजार होंगे, लेकिन उसको बहुत अच्छे दिख रहे हैं। इम्पैक्ट, अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा? क्योंकि आपके अंदर ऐसी एक्सेंट्रिसिटी है, आप इस तरीके के कपड़े पहन के जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोग आपको जज करेंगे। शुरू में आपका मजाक उड़ाया जाएगा। उस मजाक से डर के कहीं ना कहीं आपके अंदर एक सोशल ऑकवर्डनेस आ जाएगी। आप लोगों से मिलने से, लोगों से बात करने से हिचकिचाने लगेंगे। कहीं ना कहीं ये चीज आपके करेज को डाउन करेगी, आपके मोराल को डाउन करेगी। और इस वजह से कहीं ना कहीं आगे चल के, अंडरस्टैंडिंग दिस साइकोलॉजिकली, शायद इनके अंदर आगे चल के ये जो सोशल ऑकवर्डनेस या सोशल नॉर्म से डरना, लोगों से उतना खुल के बातचीत नहीं कर पाना, ये इस वजह से आता है। सो दिस इम्पैक्ट जो हम पढ़ रहे हैं, ये प्रोफेशनल और सोशल इंटरेक्शन से जो आइसोलेशन खोज रहा है, वो शायद इस वजह से हो सकता है क्योंकि इसके अंदर एक ऑकवर्डनेस आ चुकी है, बिकॉज ऑफ हिज ड्रेसिंग सेंस, और बिकॉज ऑफ हिज यूनिक स्पीच, और बिकॉज ऑफ हिज यूनिक मैनरिज्म, जो कि शायद बाकी लोगों में नहीं है। एग्जाम्पल, आपको किस तरीके के सिम्टम्स सुनाई देंगे? मेरे अंदर हैबिट है, वेज ऑफ डूइंग थिंग्स दैट अदर फाइंड स्ट्रेंज और पिक्यूलियर। मैं कुछ ऐसा करता हूँ जो बाकी लोगों के लिए अजीब होता है, या मेरे अंदर ये यूनिकनेस है, ठीक है। तो द वर्ड विच कुड बी यूज्ड, जो पेशेंट यूज करेगा अपने लिए, अगर इंग्लिश में यूज कर रहा है तो यूनिक हो सकता है, स्ट्रेंज हो सकता है, या पिक्यूलियर हो सकता है। इसके अलावा वो ये बोलेगा कि लोग हमेशा मेरे बिहेवियर का या मैनरिज्म का मजाक उड़ाते हैं, या उनके लिए अनयूजुअल होता है। नाउ अगेन कमिंग टू द पॉइंट, आप एक ऐसी जगह पे बैठे हो जो बेसिकली एक ढाबा है, ठीक है, और आप वहां पे नाइफ एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बटर नाइफ मिलेगी आपको डोसा काटने के लिए, और आप उससे डोसा काट के खाओगे फोर्क से। सो दैट इज काइंड ऑफ सिचुएशन। यहाँ पे हम इस तरीके की एक्सेंट्रिसिटी की बात कर रहे हैं। इस तरीके का मैनरिज्म है इस पेशेंट के अंदर कि ये शायद किसी रोड साइड ढाबे पे बैठा है, लेकिन एक बटर नाइफ एक्सपेक्ट कर रहा है, एक फॉर्क एक्सपेक्ट कर रहा है, और उस तरीके से बिल्कुल मैनरिज्म सोफिस्टिकेटेड वे में खाएगा, ठीक है। तो इस तरीके का एक्सेंट्रिक बिहेवियर या अपीयरेंस होगा। दिस वाज द फर्स्ट की फीचर ऑफ एसटीपीडी। कमिंग टू द नेक्स्ट, अनयूजुअल बिलीफ और मैजिकल थिंकिंग। एसटीपीडी के पेशेंट्स को नॉर्मली ये लगता है कि वो वाइडली एक्सेप्ट इसलिए नहीं किए जा रहे हैं क्योंकि उनके अंदर सुपर नेचुरल हियरिंग है, या वो सुपर नेचुरल चीजों को देख सकते हैं। नाउ कमिंग टू द रूब्रिक्स, यहाँ पे रूब्रिक्स कौन कौन से आएंगे? इंट्यूटिव, क्लियर वॉयंस, क्लियर ऑडियंट, ड्रीम्स में प्रोफेसिंग का एक रूब्रिक है। तो ये वो लोग हैं जिनको ये लगता है कि इनके अंदर कुछ स्पेशल पावर, ठीक है। अब वो स्पेशल पावर कुछ भी हो सकती है। आप घोस्ट को देख सकते हैं, आप भगवान से बातें कर सकते हैं, आप चलते फिरते लोगों के मतलब आपको विजन्स आते हैं। हाँ, रूब्रिक विजन्स भी है। एंड आपको भविष्य दिखाई दे रहा है, आप मरे हुए लोगों से बात कर सकते हैं। सो एनी काइंड ऑफ इस तरीके का सुपर नेचुरल पावर। नाउ दैट
इज दैट इज अ सिम्टम जो कि इस पेशेंट में दिखाई देगा, ठीक है। इनमें से कोई एक भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि उसको सारे दिखाई। अगेन फिर से लेकेसिस की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लेकेसिस में ये सिम्टम भी है। लेकेसिस इस तरीके का होता है कि उसको यहाँ पे हम हिस्टेरिया लें या सुपरस्टिशन लें, तो उसको इस तरीके का सुपरस्टिशन होता है कि कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं मेरे अंदर भगवान आते हैं, तो लेकेसिस इज वन ऑफ देम जिसको वैसी फीलिंग होती है, ठीक है। अगेन नेक्स्ट इज इम्पैक्ट। इस तरीके के सिम्टम्स अगर किसी में है तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा। ऐसी बिलीव्स मिसअंडरस्टैंडिंग की तरफ लीड करेंगी, और ऑब्वियसली आपके डे टू डे लाइफ की जो फंक्शनिंग है उसको डिस्टर्ब करेगा। आप अगर ऐसी चीजें बोल रहे हैं लोगों से कि तुम्हारे पीछे कोई बैठा है, ठीक है, अब सडनली नाउ इफ समवन नॉर्मल टॉक टू यू लाइक दिस कि आपके पीछे कोई बैठा है, मैं उसकी बातें सुन सकता हूँ, आपको कोई नहीं दिख रहा है, तो या तो आप ऐसे आदमी को अवॉइड करोगे, और आप या तो फिर ऐसे आदमी से बात करना पसंद नहीं करोगे। सो दैट इज समथिंग, इसीलिए इसको एवरीडे लाइफ में अपना जो फंक्शन है वो करने में प्रॉब्लम आती है, या ऐसे लोगों से बात करने में सोशल एंजाइटी होगी, या नॉर्म को फॉलो नहीं कर पा रहा है इसलिए प्रॉब्लम होगा। सिम्टम्स के कुछ एग्जांपल देखें। आई ऑफन फील लाइक आई हैव स्पेशल पावर और एबिलिटीज दैट अदर्स डोंट। मेरे अंदर कुछ ऐसी स्पेशल पावर है, एबिलिटीज है जो दूसरों में नहीं है। इस तरीके की लाइन पेशेंट यूज करेगा, तो यहाँ पे हमें किस लाइन पे ध्यान देना है, पावर बोल रहा है या एबिलिटी बोल रहा है, ठीक है। एंड हियर अ रूब्रिक कम्स कि ही फील्स ही समवन स्पेशल। एक रूब्रिक है कि उसको ऐसा लगता है कि वो स्पेशल है। एक और रूब्रिक है इसी के साथ, पॉम्पस इंपॉर्टेंट। अगर वो अपने बारे में बहुत ज्यादा तारीफ करने वाला है कि उसको लग रहा है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, देन दैट रूब्रिक्स कम। बट क्लियर वॉइस क्लियर ऑडियंस कुड बी नॉर्मल रूब्रिक। अगर वो इस तरीके की बातें बोल रहे कि मुझे लोगों की थॉट सुनाई देते हैं, या मैं लोगों की बातें सुन सकता हूँ, सो देन दैट रूब्रिक्स कम्स। नेक्स्ट इज ऑड और डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग। इनका जो सोचने का तरीका होता है वो भी ऑड होता है, नॉर्मल से अलग होता है, फ्रेगमेंटेड होता है, एक्सेंट्रिक होता है, एंड डिफिकल्ट टू फॉलो होता है। अब इसको समझते हैं कैसे। ये पेशेंट बात करना शुरू करेगा, मान लीजिए आपने से पूछा कि आपका हेडेक कैसे होता है या किस तरीके का हेडेक होता है, एंड ही स्टार्ट टॉक्स अबाउट कि मेरा हेडेक फ्रंटल है, और शायद सुबह में ज्यादा होता है, खाली पेट ज्यादा होता है। एंड ये बोलते बोलते ही वुड बी लाइक कि कल मैं मेरी मम्मी से बात कर रहा था, एंड मेरी मम्मी ने मुझसे बोला कि तुम खाना बहुत ज्यादा खाते हो और तुम सोते कम हो। और सडनली वो बात कब कहाँ से कहाँ चली जाएगी, और फिर अगले पल फिर कहाँ से कहाँ चली जाएगी, किसी को समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। अगेन हम फिर से लेकेसिस की हेल्प से इसको समझ सकते हैं कि लोकेसिटी इस तरीके की है कि एक टॉपिक चेंज होता है, दूसरा टॉपिक आता है, दूसरा टॉपिक चेंज होता है, तीसरा टॉपिक आता है, और फ्रेगमेंटेड है। एक टॉपिक कंप्लीट नहीं हो रहा है, और फ्रेगमेंट्स में टूट टूट के दूसरे तीसरे टॉपिक्स आते जा रहे हैं। इसीलिए बिहेवियर में लाइन लिखी हुई है कि इनकी स्पीच टेंजेंशियल हो सकती है, ओवर डिटेल्ड हो सकती है, लेकिन डिस्कनेक्टेड होगी। कितने भी डिटेल में बात करें, कनेक्शन नहीं बन रहा है आपस में। फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट आपस में रिलेटेबिलिटी नहीं दिखा पा रहे हैं। तो इनका जो कन्वर्सेशन का तरीका है, या इनका जो सोचने का तरीका भी है, मतलब ये सोचते भी इसी तरीके से हैं, तो वो ओवरली डिटेल्ड है लेकिन डिस्कनेक्टेड है। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि आपकी कम्युनिकेशन एबिलिटी पे लोग डाउट करेंगे। आप ओरेटर नहीं हो सकते, आप कम्युनिकेटिव नहीं हो सकते, ठीक है। आप लॉजिकल शायद हो जाओगे, लेकिन आपके इंटरैक्शंस या क्या कहते हैं कि बात करने के तरीके पे लोगों को ट्रस्ट नहीं होगा, क्योंकि ये कम्युनिकेटिव का मतलब लक्षण नहीं। सिम्टम्स जो हमें सुनने में आ सकते हैं वो क्या हो सकते हैं। आई यूज वर्ड्स और फ्रेजेस इन अ वे दैट अदर्स फाइंड कंफ्यूजिंग और अनयूजुअल। मैं इस तरीके से बात करता हूँ या ऐसे फ्रेजेस या वर्ड्स यूज करता हूँ जो दूसरों को कंफ्यूजिंग लगते हैं या अनयूजुअल लगते हैं, ठीक है। मेरी थिंकिंग अब्स्ट्रैक्ट हो सकती है, और मुझे अपने आइडिया समझाने में मुश्किल आती है। मुझे लोगों से डिस्कनेक्टेड फील होता है। तो यहाँ पे किन वर्ड्स पे हमें ध्यान देना है। पेशेंट विल से टुवर्ड्स यू कि हमें डिस्कनेक्टेड फील होता है, लोगों को बातें समझाने में मुश्किल आती है मुझे। तो यहाँ पे आपको आप ये समझ पाएंगे कि ये वाला जो सिम्टम है ये टिक हो रहा है कि इसकी थिंकिंग डिसऑर्गेनाइज्ड है, ऑड है। अगले पे चलते हैं। द नेक्स्ट सिम्टम इज सोशल एंजाइटी एंड पैरानोइया। अब क्योंकि हमने शुरू के ही 3 एक्सेंट्रिक बिहेवियर देख लिए कि एक तो आप बात करने में बहुत अच्छे नहीं हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स नॉट वेरी गुड, एंड अगेन आपका जो ड्रेसिंग सेंस है वो बहुत एक्सेंट्रिक है, आप कुछ ज्यादा ही मैनरिस्टिक हैं, तो ऑब्वियसली आप मैजिक में बिलीव करते हैं, आपके बिलीव्स अनयूजुअल हैं।
तो अगेन हम उस चीज का इम्पैक्ट देख रहे थे कि इसका इम्पैक्ट ये होगा कि लोग कहीं ना कहीं आपको बुली करेंगे या आपका मजाक उड़ाएंगे, सामने नहीं तो शायद पीठ पीछे तो उड़ाएंगे ही। तो ऑब्वियसली इस चीज से क्या होगा कि आप हमेशा ही डिस्कम्फर्ट फील करेंगे। आप जब लोगों के बीच बैठेंगे तो आपको एक डिस्कम्फर्ट फील होगा। सो दैट इज वाई दिस पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम एसटीपीडी, इस पेशेंट को सोशल एंजाइटी और पैरानोया शायद कहीं से डेवलप हो गया इसी वजह से, बिकॉज ये ऑफन एक्सपीरियंस करता है इंटेंस डिस्कम्फर्ट सोशल सिचुएशंस में, एंड दूसरों के इंटेंशन से वैरी करता है, नॉर्मल से अलग इंटेंशन समझ में आते हैं इसको। ठीक है, ये इस वजह से अगर किसी सोशल सेटिंग में है तो दूसरों को अवॉइड करेगा, ज्यादा बातचीत करना पसंद नहीं करेगा, आगे से लोगों को अप्रोच नहीं करेगा, और जो अगर कोई इसको अप्रोच करता है तो इसको थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होगा। ठीक है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा? अगेन कमिंग टू द पॉइंट, अगर किसी को इस तरीके की सोशल एंजाइटी या पैरानोया है तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इसका इम्पैक्ट ये होगा कि वो अपना रिलेशनशिप बिल्ड नहीं कर पाएंगे, उनकी लाइफ में नए रिलेशनशिप बिल्ड होना बहुत मुश्किल है, उनकी लाइफ में रिलेशनशिप मेंटेन होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, वो सोशली आइसोलेट हो जाएंगे, और इस वजह से शायद उनको फीलिंग आ जाएगी लोनलीनेस एंड एलियनेशन की। यहाँ पे रूब्रिक आ सकता है, वो था ना वेवर्ड का रूब्रिक है, फर्स्ट रूब्रिक है ना फोर सेकेंड फीलिंग। तो यहाँ पे हो सकता है कि इस पेशेंट के अंदर बाद में आगे चल के फोर सेकंड फीलिंग डेवलप हो जाए, जो कि शुरू में नहीं थी। लेकिन लोनलीनेस और एलियनेशन, क्योंकि आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि लोग आपसे कनेक्ट नहीं कर दिए जाओगे, और बाद में आपको इसमें सिम्टम्स क्या क्या सुनाई दे सकते हैं, हमें पेशेंट से सिम्टम्स सुनाई दे सकते हैं। आई फील एक्सट्रीमली अनकंफर्टेबल इन सोशल सिचुएशंस एंड ऑफन प्रेफर टू बी अलोन। मुझे सोशल होता है और मैं अकेलों से इंटरफुल है, और मैं सोशल गैदरिंग्स को जितना हो सके उतना अवॉइड करता हूँ, मेरे से जितना हो सके मैं उतना सोशल गैदरिंग्स को अवॉइड करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हो सकता है कि मेरे लिए दोस्त बनाना बहुत मुश्किल है, मैं क्लोज रिलेशनशिप बड़ी मुश्किल से बना पाता हूँ। नेक्स्ट सिम्टम, ऑड परसेप्शन और सेंसरी एक्सपीरियंसेस। इसमें पेशेंट उसको अनयूजुअल परसेप्चुअल एक्सपीरियंसेस होंगे, इंटरप्रिटेशन होंगे, जो किसी न किसी सेंसरी इनपुट पे हो सकते हैं। ठीक है, इसमें उसको ऐसा लगेगा कि सडनली उसको किसी ने टच किया, उसको ऐसा लग सकता है कि उसको पीछे किसी से आवाज आ रही है। तो यहाँ हम किस चीज की बात कर रहे हैं? परसेप्शन के बिलीफ की बात कर रहे हैं, जहाँ पे उसको प्रॉब्लम्स हो रही है, उसको ऐसा लग रहा है कि कोई उसको छू रहा है, उसको ऐसा लग रहा है उसके बाल में भी किसी ने हाथ लगाया, उसको ऐसा लग रहा है उसके पीछे कोई खड़ा है, उसको ऐसा लग रहा है उसको भी किसी की आवाज आ रही है। तो यहाँ पे ऑडिटरी हेलुसिनेशंस हो सकते हैं, यहाँ पे इल्यूजन्स हो सकते हैं, इस तरीके की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बिहेवियर में क्या प्रॉब्लम दिखेगा? ये जो पेशेंट है ये रिपोर्ट कर सकते हैं कि मेरे अंदर ऐसी फीलिंग है कि जैसे मेरे साथ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हो रहे हैं और इवेंट्स हो रहे हैं जो नॉर्मली किसी के साथ नहीं होते हैं। अगेन मैं वही बताऊंगा, मेरा एक फ्रेंड था जिसके साथ ये चीजें होती, तो उसको ऐसा लगता था कि जब वो बाइक चला रहा है तो उसके सिर पे कोई हाथ लगा रहा है। ठीक है, आई गेव दैट पर्सन सल्फर, बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, यहाँ पे इस पेशेंट को ऐसा फील होता है। इससे क्या इम्पैक्ट होगा? इससे आपकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? अगर आपके अंदर ऐसे सिम्टम है तो आपको क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला? इम्पैक्ट ये होगा कि आप कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, आप डिस्ट्रेस क्रिएट कर रहे हैं, और इस वजह से आपको रियलिटी और इंटरप्रिटेशन में डिफिकल्टी होगी, इंटरप्रेट करने में कि ये सच है और ये आपका इंटरप्रिटेशन है। तो प्रॉब्लम कहाँ है वो आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है, अब इसमें सिम्टम्स क्या क्या आ सकते हैं पेशेंट पे, हम वो सुन लेते हैं। आई समटाइम्स हियर थिंग्स दैट अदर डोंट। अगेन रूब्रिक क्लियर ऑडियंट, पेशेंट को ऐसा लगता है कि वो ऐसी आवाजें सुन सकता है या ऐसी बातें सुन सकता है जो कोई और नहीं सुन रहा है। रूब्रिक है टॉकिंग होस्ट्स टू, उसको ऐसा लग रहा है कि वो मरे हुए लोगों से कर सकता है, उसको भूत से बात कर सकता है। देयर आर टाइम्स व्हेन आई सी थिंग्स दैट सीम आउट ऑफ ऑर्डिनरी एंड डिफरेंट फ्रॉम व्हाट अदर्स सी। एक किस्सा हुआ था अभी कुछ टाइम पहले, अगर किसी ने न्यूज देखा हो तो, प्लेन से एक लड़की बहुत जोर जोर से चिल्ला के कि मुझे अभी के अभी उतारो और मुझे इस प्लेन से उतरना है, मेरे बगल में जो बंदा बैठा है वो शेप शिफ्टर है। दिस हैपेंड इन अमेरिका, और देयर वाज दिस फीमेल जो ये कंप्लेन करती है कि उसके बगल में जो आदमी बैठा है वो शेप शिफ्टर है, वो शेप्स को चेंज कर रहा है।
उसकी आंख का कलर बार बार चेंज हो रहा है, ठीक है। एंड शी वॉज लिटरली पैरानॉइड, और वो बहुत जोर जोर से चिल्लाती है और लास्ट में उस प्लेन से उतर जाती है, ठीक है। हम इस तरीके की परसेप्शंस को और सेंसरी एक्सपीरियंसेस की बात कर रहे हैं कि जहाँ पे पेशेंट को पब्लिकली उस चीज को एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो खुल के चीज बोल सकता है कि उसको ऐसा लग रहा है यहाँ पे कोई है, उसको किसी और की प्रेजेंस फील हो रही है, या वो किसी और से बातें कर रहा है, या उसके सामने जो बंदा है वो शेप शिफ्टर है। अब क्योंकि एक इंसान इस तरीके का जो ये बोले कि मुझे चारों तरफ ऐसे लोग दिख रहे हैं जो शेप शिफ्टर हैं, या डीमंस दिख रहे हैं, या मैं घोस्ट से बातें कर सकता हूँ, तो अब इसको नॉर्मल में और अगेन जो चीज सच है और जो चीज मिथ्या है, उन दोनों में डिफरेंस करने में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। सो दैट इज वाई दिस सिम्टम्स कम्स सस्पिशियसनेस और पैरानोइया। एक परवेजिव सेंस है डिस्ट्रस्ट का, सस्पिशन का दूसरों की इंटेंशन के प्रति। इसको हमेशा लगता है कि जो दूसरे इसको बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं, और इसको किसी न किसी तरीके का नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, या इसको मैन्युपुलेट कर रहे हैं। ये इस तरीके का बढ़ सकता है सस्पेशन कि इसको ऐसा लगेगा कि इसकी वाइफ इसको मारने की कोशिश कर रही है, या इसका हस्बैंड इसको जहर देने वाला है, इसके बच्चे इसका गला दबा देंगे, इस तरीके का बिहेवियर, इसको इस तरीके का पैरानोइया आ सकता है। इम्पैक्ट क्या होगा? अगर किसी के अंदर इस तरीके का सस्पेशन है, तो आपके पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप को डैमेज करेगा, और आप मारेगा, आप विथड्रॉ कर जाएंगे, ठीक है। अब इसमें सिम्टम्स क्या आ सकते हैं, पेशेंट क्या बोलते हैं? नॉर्मली पैरानॉइड पेशेंट्स एक ही चीज बार बार बोलते हैं, मुझे ऐसा लगता है कोई मुझे देख रहा है, ठीक है। तो वॉचिंग मी इज अ प्रोमिनेंट थिंग जो हमें पैरानोइया में मिलता है, कि कोई मुझे देख रहा है, ठीक है। इसके अलावा एक एक सिम्टम जो आपको बार बार दिखेगा, वेरी कॉमन इन सल्फर, अगर मेंटल पेशेंट सल्फर के आप हम लोग भी हैं तो देखा होगा, सल्फर के मेंटल पेशेंट में से कुछ लोग ये चीजें बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है मेरे पीठ पीछे ये हो रहा है, ठीक है। एंड अगेन एमिंग टू हिज ओन फैमिली, वो ये लाइन बोलता है कि ये हो रहा है मेरे पीठ पीछे। अब वो कुछ भी हो सकता है, कुड बी इंटर मैरिज रिलेशनशिप्स, कुड बी समथिंग एल्स, बट वो जरूर बोलेगा कि मेरी फैमिली में ये चीज हो रही है मेरे पीठ के पीछे, ठीक है। तो दैट इज सम काइंड ऑफ डेल्यूजन, और या इस तरीके का पैरानोइया जो बहुत साफ साफ दिखता है, इस तरीके का सस्पिशियसनेस एसटीपीडी में भी हो सकता है। रेस्ट्रिक्टेड अफेक्ट, इमोशनल एक्सप्रेशन जो होगा, इनका जो इमोशनल कोशेंट होगा वो बहुत लिमिटेड होगा, इनअप्रोप्रिएट होगा, और बहुत नैरो रेंज ऑफ इमोशन आप शो कर पाओगे, ठीक है। आपका इमोशनल रिस्पॉन्स बहुत कम होगा, ठीक है। इसका सिम्टम आप सुने आपको समझ में आ जाएगा। लोगों को हमेशा लगता है कि मैं इमोशनली फ्लैट हूँ, लोगों को हमेशा लगता है कि मैं डिटैच्ड हूँ, जबकि मुझे उस जगह पे इमोशन फील होता है, ठीक है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि मैं इमोशन को शो कैसे करूँ, ठीक है। लोगों को हमेशा लगता है कि मैं इमोशनली फ्लैट हूँ। द रूब्रिक कम्स कोल्ड हार्टेड, ठीक है। या फिर एक रूब्रिक आता है, टॉकिंग में एक रूब्रिक है, मैं अभी आगे चल के मैंने वो रूब्रिक कंसिडर किया है, आई टेल यू गाइस। अगला है आई फाइंड डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स, मुझे मेरी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में डिफिकल्टी होती है। मेरा इमोशनल रिस्पॉन्स कभी भी सिचुएशन को मैच नहीं करता है, ठीक है। सो दीज काइंड्स ऑफ सिम्टम्स जो पेशेंट खुद बोलेगा कि मेरा इमोशनल रिस्पॉन्स सिचुएशन को मैच नहीं कर रहा है, लोग मुझे फ्लैट समझते हैं, लोग मेरे इमोशन को फ्लैट समझते हैं, और लोग मुझे कोल्ड हार्टेड समझते हैं। यहाँ पे एक रूब्रिक ये भी आ सकता है, माइंड प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल का रूब्रिक तब आएगा जब वो वाकई इमोशन से डिटैच होने लगे। नेक्स्ट, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, डिफिकल्टी फॉर्मिंग क्लोज रिलेशनशिप। डिफिकल्टी फॉर्मिंग क्लोज रिलेशनशिप्स, क्योंकि इनकी इतनी एक्सेंट्रिसिटी है, इस तरीके की सोशल एंजाइटी है, इंडिविजुअल विथ एसटीपीडी को हमेशा लगता है कि उनको इस क्लोज रिलेशनशिप बनाने में बहुत डिफिकल्टी आने वाली है। क्योंकि इस अब ऑब्वियसली ये समझिए, अगर कोई इस तरीके की बातें करेगा जिससे आप रेजोनेट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप वैसे इंसान से रिलेशनशिप ऑब्वियसली नहीं फॉर्म करेंगे, चाहे वो फ्रेंड का हो, चाहे वो ब्रदर का हो, चाहे वो सिस्टर का हो। आप ऐसे रिलेशनशिप्स को अवॉइड ही करते हैं, और हर कोई करना चाहता है, ठीक है। ये हमेशा क्योंकि ऐसी चीजों के बारे में ये बातें कर रहे हैं, तो इनको लोगों से कनेक्शन फील नहीं होगा। इस तरीके का सस्पेशन भी है आपके साथ, तो अगर आपके अंदर ऐसा सस्पेशन और पैरानोइया है, तो आपको वैसे भी किसी से कनेक्शन फील नहीं होने वाला, आपको हमेशा लोगों पे डाउट होने वाला है। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? अगेन कमिंग टू द सेम पॉइंट, आपको सोशल आइसोलेशन फील होगा,
आपको फीलिंग ऑफ लोनलीनेस होगी और आपकी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो डिस्टर्ब होगी। पेशेंट सिम्टम क्या बोलेगा? मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ फिट इन नहीं कर रहा हूँ, मुझे दूसरे लोगों के साथ होना चाहिए था। आजकल इंस्टाग्राम के जमाने पे आप लोग देखे होंगे कई लोगों ने नीचे कैप्शन लगाए रखे हैं कि ओल्ड सोल इन अनदर यूनिवर्स, कि मैं किसी और जमाने का हूँ और किसी और जमाने में आके फंसा हुआ हूँ। सेम इस पेशेंट को, उनके साथ शायद शायद ये चीज 15 दिन या 1 महीने के लिए हो रही है, इस पेशेंट के साथ ये चीज लाइफ लॉन्ग से हो रही है। उसको किसी के साथ एक कनेक्शन फॉर्म करने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। उसको लगता है कि वो इन लोगों के साथ बिलोंग नहीं करता है। उसको दूसरों के साथ क्लोज रिलेशनशिप फॉर्म करना बहुत मुश्किल लगता है, बहुत चैलेंजिंग लगता है, और खुद को अकेला कर लेना बल्कि ज्यादा इजी लग रहा है, ज्यादा सेफ लगता है। ये थे हमारे पास सिम्टम्स सारे के सारे। हमें क्या क्या ध्यान रखना है? ये पेशेंट जो होगा एक्सेंट्रिक होगा, पैरानॉइड होगा, सोशल रिलेशनशिप्स फॉर्म करने में प्रॉब्लम होगी, इसके इमोशंस फ्लैट होंगे, और इसको मैजिक में बिलीव होगा, इसको दूसरों पे सस्पेशन होने वाला है। एपिडेमियोलॉजी देखते हैं, एक नॉर्मल पॉपुलेशन में कितना दिख सकता है? 3%। एसटीपीडी थोड़ा सा रेयर है, करीबन 3% दिखता है जनरल पॉपुलेशन में। तो अगर एक कमरे में 100 लोग बैठे हैं तो उनमें से 3 लोग एसटीपीडी होने के चांसेस हो सकते हैं। अगर हम डेमोग्राफी की बात करें तो यहाँ पे मेन इज टू वुमेन का रेशियो करीबन करीबन इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमने एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर में पढ़ा था कि मेन ज्यादा है, जैसा हमने हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर में पढ़ा था कि विमेन ज्यादा है, यहाँ पे मेन इज टू वुमेन का रेशियो इक्वल है। एसटीपीडी में मेन इज टू वुमेन का रेशियो 1:1 ही है। एज ऑफ ऑनसेट की बात करेंगे अगर, तो ये अर्ली अडल्टहुड में ही दिखने लगता है, ठीक है। तो अगर किसी की एज 15, 16, 17, 18 है तो ये इसी एज से दिखना शुरू कर जाएगा, ठीक है। अगर हम कल्चरल फैक्टर्स की बात करें तो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑब्वियसली वो डालेगा, इफेक्ट डालेगा। मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ इस चीज का। अगर कोई किसी ऐसी फैमिली में पैदा हुआ है जिस फैमिली में उसके मदर, उसके फादर, उसके ग्रैंडफादर और जितने भी लोग हैं, एक जॉइंट फैमिली है, और जो पूरी की पूरी जॉइंट फैमिली बिलीव करती है कि देयर इज अ मिस्टिकल क्रिएचर हु इज ट्राइंग टू सेव देम, हु इज एन एंजल फॉर देयर फैमिली, ठीक है। एक मिस्टिकल क्रिएचर है जो आपकी फैमिली की रक्षा कर रहा है, जो आपकी फैमिली को हमेशा ध्यान दे रहा है। अगर पूरी की पूरी फैमिली को ये चीज लग रहा है, तो इन एन एंड ऑफ ए ईयर और 2 years और 5 years हर किसी को ये चीज लगने लगती है कि हाँ, आपकी फैमिली में कोई ऐसा है जिसको आप सुन सकते हो, जिसको आप देख सकते हो, या कोई और है जो आपको देख रहा है। तो कल्चरल फैक्टर्स या आपका फैमिली अपब्रिंगिंग हमेशा मैटर रखेगा। कोमॉर्बिडिटी, हम कोई भी पर्सनालिटी डिसऑर्डर पढ़ते हैं तो हमें ये चीज देखना पड़ेगा कि उसके साथ कोई और मॉर्बिडिटी तो नहीं है। शिजोटिपल के साथ और मॉर्बिडिटीज भी आ सकती हैं, जैसे पेशेंट को सिजोफ्रेनिया हो सकता है, वो चीजें भी समझनी होंगी। इसके अलावा रिस्क फैक्टर्स को समझना है कि क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं इस चीज के लिए। रिस्क फैक्टर्स में जेनेटिक फैक्टर, एक सेकेंड, हाँ सॉरी। रिस्क फैक्टर में जेनेटिक फैक्टर्स हमेशा ही मैटर करेंगे। जेनेटिक फैक्टर्स का मतलब कि आपके माता पिता कौन है, उनको ये डिजीजेस थी कि नहीं थी, ये चीज हमें मैटर करेगी। क्या क्या कॉज हो सकता है इस डिजीज का? फर्स्ट फर्स्ट कॉज जो यहाँ पे हो सकता है वो हो सकता है फैमिली, कि अगर आपकी फैमिली में ये चीजें हैं तो आपके अंदर होने के चांसेस ज्यादा हैं, 50%, 75%। डिपेंड करता है कि आपके कितने रिलेटिव्स को था, कितने फर्स्ट। तो जेनेटिक लिंक्स और हेरिटेबिलिटी, मतलब सॉरी हेरिटेबिलिटी हमेशा मैटर। जैसे न्यूरोबायोलॉजिकल फैक्टर में क्या, ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। कई बार कई चीजों में हमने ये पढ़ा था, जैसे हम इससे पहले जब हम पैरानॉइड पढ़ रहे थे तो हमने ये पढ़ा था कि अमिगडाला का शेप अगर थोड़ा सा बड़ा है तो पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर आने के चांसेस हैं। न्यूरो इमेजिनिंग में ब्रेन स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस इस चीज पे फर्क डालते हैं। इसके अलावा आपके अंदर हार्मोन्स कैसे सिक्रीट हो रहे हैं, एज इन डोपामीन, सेरोटोनिन, ये किस लेवल पे सिक्रीट हो रहा है, ये चीज इस चीज पे फर्क डालेगा कि आपके अंदर ये डिजीज आ सकती है या नहीं आ सकती है।
चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, हम कितनी भी पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स पढ़ लें, चाइल्डहुड एक्सपीरियंस हमेशा मैटर करने वाला है। अगर किसी का अर्ली लाइफ एक्सपीरियंस एडवर्स था, अगर उसके फर्स्ट रिलेटिव्स जो थे, उसके मदर या फादर, जिनका काम था उसको नर्चर करना, अगर उन्होंने बहुत अच्छे से वो चीज नहीं की है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी में प्रॉब्लम है, तो ये चीजें आने के चांसेस हमेशा रहेंगे। तो फैमिली हमेशा मैटर करती है। फर्स्ट रिलेटिव्स, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स किस तरीके के थे, ये चीजें हमेशा मैटर करेगा। इसके अलावा साइको सोशल फैक्टर्स में क्या, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अगेन कमिंग टू साइको सोशल फैक्टर्स का मतलब क्या, आप किस एनवायरनमेंट में बढ़े। फैमिली को हटा लीजिए तो आपके पड़ोसी किस तरीके के थे, आपके अगल बगल वाले लोग किस तरीके थे, कैसी बातें करते थे, या आपको कैसा एनवायरनमेंट दिया ग्रो करने का, वो चीजें हमेशा मैटर कर जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट, साइकोलॉजिकल थ्योरीज। कौन कौन सी साइकोलॉजिकल थ्योरीज हैं जो एक्सप्लेन करती हैं एसटीपीडी को। द फर्स्ट इज कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन क्या बोलता है कि जो इंडिविजुअल्स हैं जिनको एसटीपीडी है, इनके में या तो जो थॉट पैटर्न है, सोचने का जो तरीका है, वो या तो मैल अडेप्टिव है, गलत तरीके से सोच रहे हैं, या तो डिस्टॉर्टेड है। ठीक है। ये डिस्टॉर्शन में क्या क्या इंक्लूड कर रहे हैं, मैजिक, मैजिक की बातें, अनयूजुअल बिलीफ की बातें, सोशल से अलग हटके, मतलब सोशल में जैसा बिहेवियर होता है नॉर्मली, उससे अलग हटके आप जो मिस इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं उसकी, ये इन सारी बातों को कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन में लेते हैं। और कॉग्निटिव थ्योरी इन्हीं चीजों की बात करती है कि आपका जो कॉग्निशन है, आपका जो सोचने का तरीका है, वो इन चीजों के प्रति गलत है। ठीक है। सेकेंड इज स्कीमा थ्योरी। स्कीमा थ्योरी बात करती है अर्ली लाइफ एक्सपीरियंसेस। आपकी अर्ली लाइफ एक्सपीरियंसेस आपके कोर बिलीफ्स को शेप करते हैं, ये कहती है स्कीमा थ्योरी, हमने पहले भी बहुत बार पढ़ा है। ठीक है। तो आप अपने बारे में हमेशा खुद को बचाने के लिए स्कीम्स बनाते हैं। ठीक है। आपको अगर सामने वाला अटैक कर रहा था और आप ये बोल देते हो कि देखो तुम्हारे पीछे कुछ है, ठीक है, और आप वहां से बच जाते हैं, तो आपको ये समझ में आ जाता है कि शायद मैं ऐसी चीजें बोलूंगा और बच जाऊंगा। अगर यहाँ पे किसी ने अतरंगी रे मूवी देखी है तो उसको ये चीज पता होगी कि देर इज दिस पर्सन जिसके फादर की बचपन में जला देने से मर जाते हैं, उसके उसके फादर, मृत्यु हो जाती है जला देने की वजह से, क्योंकि उसका ब्रेन ये वाला एक्सीडेंट बर्दाश्त नहीं कर पाता है, तो उसको उसके फादर अलग अलग लोगों में दिखाई देने लगते हैं। ठीक है। ये है स्कीमा थ्योरी का एग्जाम्पल कि आप उस चीज से बचने के लिए आपने कैसा कोप अप किया, आप उस स्टिमुलस से बचने के लिए क्या कर रहे हैं। दैट इज स्कीमा थ्योरी। स्कीमा थ्योरी हमेशा उस स्कीम की बात करती है जिस स्कीम से आपने उस कोर बिलीफ को ढक दिया है। डेवलपमेंटल थ्योरी, हमेशा देखिए डेवलपमेंटल थ्योरी हमेशा इसी बारे में बात करेगी, चाहे हम इसमें अटैचमेंट थ्योरी की बात करें, चाहे साइको सोशल डेवलपमेंट की बात करें। इसमें चाहे एरिक एरिक्सन की थ्योरी आएगी, चाहे अटैचमेंट थ्योरी की बात आएगी, दोनों ही हमेशा इस बारे में बात कर रहे हैं कि आप किस एनवायरनमेंट में डेवलप हुए थे। आपका जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव था, उसने आपको किस तरीके से नर्चर किया है। जहाँ पे प्यार देना चाहिए वहां प्यार दिया है, जहाँ पे मारना चाहिए वहां मारा है, तो गुड, तो वेल एंड गुड। लेकिन अगर ऐसा कि आपको केवल जब आप झूठ बोलते थे या जब आप मैजिकल बातें करते थे तभी आपको प्यार मिला है, तो फिर प्रॉब्लम है। ठीक है। तो अटैचमेंट थ्योरी और साइको सोशल डेवलपमेंट हमेशा इसी बारे में बात करता है कि आपको किस तरीके का इन्वायरमेंट मिला था, जब आप ग्रो किए थे तो आपको किस तरीके का इन्वायरमेंट मिला था। एज फॉर एग्जाम्पल, अगेन कमिंग टू द पॉइंट, किसी के जो मम्मी पापा हैं वो बिल्कुल मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं, उनके पास टाइम नहीं अपने बच्चे को काम मतलब ध्यान देने का। एंड दे से कि तुम्हारा एक एंजल फिगर है जो तुम्हारी हेल्प करेगा हमेशा, एट ऑल टाइम्स। एंड अगेन नो पॉइंटिंग टू एनी रिलीजन, कोई भी हो सकता है। ठीक है। तो दे आर सेइंग कि भैया ये एंजल फिगर है और ये आपकी हेल्प करेगा हर जगह पे। ठीक है। एंड दे स्टार्टेड बिलीविंग इन दैट। ठीक है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, ये हो सकता है कि उस चीज से आगे और चीजें डेवलप कर दे कि भैया इसके लिए हो सकता है हॉगवर्ट्स भी नॉर्मल हो, इसके लिए हो सकता है हैरी पॉटर भी सही हो, और इसके लिए हो सकता है हरमाइनी भी सही हो। तो ये होगा अटैचमेंट थ्योरी या साइको सोशल डेवलपमेंट, कि आपको एक चीज जो शायद बचपन में समझाई गई थी, आपने उसको आगे बढ़ा बढ़ा के कहाँ तक खींचा है। ठीक है। कहाँ तक आप उसके पीछे डेल्यूजनल हो गए, वो चीज इसमें आएगी। लास्ट इज बिहेवियरल थ्योरी। बिहेवियरल थ्योरी बात करती है कि आप किस कंडीशनिंग में बड़े हुए थे और आपने क्या क्या सीखा। बिहेवियरल थ्योरी इस चीज के बारे में बात करेगी कि आपका जो एक्सेंट्रिक बिहेवियर है वो कहीं आपके ऊपर रीइंफोर्स तो नहीं किया गया है। ठीक है। या आपने वो एक्सेंट्रिक बिहेवियर सीखा कहाँ से। जैसे शुरू शुरू में क्या होता है, जब बच्चे छोटे होते हैं और कुछ अजीब तरीके के कपड़े भी पहनेंगे ना, हाँ देखो कितना सुंदर लग रहा है,
है और उस तरीके की बात हो रही है कि लर्निंग किस तरीके की। अगेन कमिंग सेम पॉइंट की, जैसे किसी का, मान लीजिए किसी का बच्चा है जो किसी छोटी क्लास में है और वो श्रग पहन रहा है, नॉर्मल कपड़े पहन रहा है और उसको बहुत अटेंशन मिल रहा है, आगे चल के वो अटेंशन मिलना कम हो जाएगा, तो उसको ये लगेगा कि यार मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे अटेंशन मिले। तो वो उसके लिए हो सकता है मैनरिज्म में बातें करने लगे, तो वो चीजें आएंगी बिहेवियरल थ्योरी के में। डायग्नोसिस, कैसे डायग्नोस करने वाले हैं? हिस्ट्री हमेशा इंपॉर्टेंट होगी कि आपने क्या क्या सिम्टम लिया, उसकी हिस्ट्री क्या थी। आप बिहेव और दूसरे, इसमें DSM-5 क्या बोलता है? DSM-5 बोलता है कि अगर ये सारे सिम्टम्स किसी पेशेंट में आ रहे हैं तो वो STPD के लिए डायग्नोस किया जा सकता है। यहाँ पे फर्स्ट है आइडियाज ऑफ रेफरेंस, जहाँ पे वो दूसरे कैजुअल इंसिडेंट को रेफर कर रहा है, ऑड बिलीफ या मैजिकल थिंकिंग, अनयूजुअल परसेप्चुअल एक्सपीरियंस, ऑड थिंकिंग एंड स्पीच, सस्पिशियसनेस, इनअप्रोप्रिएट और कॉन्स्ट्रिक्टेड अफेक्ट, बिहेवियर और अपीयरेंस, लैक ऑफ क्लोज फ्रेंड्स एंड एक्सेसिव सोशल एंजाइटी। अगर ये सारे सिम्टम्स किसी में आते हैं तो आ जाता है STPD के लिए। ट्रीटमेंट में एंटी साइकोटिक मेडिसिन, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी एंजाइटी मेडिसिन, अगर हम ऑब्वियसली जब एलिट सिस्टम की बात करेंगे तो ये सारे मेडिसिन हैं जो दिए जाते हैं। हम जल्दी से होम्योपैथी पे आ जाते हैं क्योंकि हमारे पास सिर्फ 10 मिनट शेष है। क्या क्या रूब्रिक लिए जा सकते हैं? आंसरिंग डिस्कनेक्टेड, जैसे हम शुरू से बात करते हुए आ रहे थे कि ऐसा आंसर दे रहा है जो पहली वाली लाइन से बिल्कुल डिस्कनेक्टेड है, तो आंसरिंग डिस्कनेक्टेड। सोशल एंजाइटी है तो अप्रोच्ड बाय पर्सन, अवर्जन टू, अवर्जन है कि कोई मुझे अप्रोच करे। क्लेयरवॉयंस देख सकता है। कंपनी से अवर्जन है। कंफ्यूजन ऑफ माइंड एज टू हिज आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी को लेके कंफ्यूजन है। ये कंफ्यूजन कहाँ से आया था? सोशल एंजाइटी से। डेल्यूजन्स, एवरीवन इज लुकिंग एट हर, ऐसा लग रहा है कि सब लोग मेरी तरफ देख रहे हैं, सोशल एंजाइटी का रूब्रिक है। डेल्यूजन, ही इज अ मैजिशियन, क्योंकि मैजिक में बिलीव करता है। डेल्यूजन, टॉकिंग, फ्रेंड्स आर टॉकिंग अबाउट हर, लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, ये सोशल एंजाइटी का रूब्रिक है यहाँ पे। डेल्यूजन, टॉकिंग, पीपल टॉक अबाउट हर, लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। डेल्यूजन, अनफिट, द वर्ल्ड इज अनफिट फॉर द, लोग इसके लिए अनफिट हैं। ठीक है, अब लोग अगर तुम्हारे लिए अनफिट हैं तो तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है? तुम डिग्निफाइड हो, माइंड में चल रहा है स्ट्रेंज्ड, कि नॉर्मल से अलग। माइंड फियर टॉकिंग, पीपल आर टॉकिंग अबाउट हिम और हर, इस चीज का डर है कि लोग मेरे बारे में बातें कर रहे हैं। माइंड इंट्यूटिव, तुम्हें इंट्यूशंस आ रहे हैं। माइंड मैजिक, रेनबो फील्स लाइक, आपको पता है ये जो रूब्रिक है माइंड मैजिक रेनबो फील्स लाइक, इसमें इकलौती मेडिसिन, और वो मेडिसिन हम लोग आज, माइंड कॉम्पस इंपॉर्टेंट, religious affection, too occupied with religion, anticipation, delusion, being murdered, prophesying, ritualistic behavior, incoherent speech, superstitious, disconnected thoughts, इसके खुद के thoughts disconnected है, and mind trifles seem important, छोटी छोटी बातें important लग रही हैं। ड्रीम्स में क्लेयरवॉयंस है, मैजिक है, प्रोफेटिक है और विजनरी। ऑर्गेनन की बात करते हैं, एफोरिज्म 210 से 230 ये बोलता है कि अगर आपके पास वन साइडेड डिजीज आती है जिसमें मेंटल डिजीज आ रही है तो आप कैसे ट्रीट करेंगे? जल्दी से अगली वाली स्लाइड पे आ जाते हैं। बोलता है कि अगर कोई भी ऐसी डिजीज आ रही है जो कि वन साइडेड है और मेंटल है तो आप ट्रीट करेंगे एंटी सोरिक से। कहता है कि ये सारे साइकोसोमैटिक एंटिटी हैं जो कि सोरिक ओरिजिन के होते हैं, तो इसलिए हमेशा जो शुरुआती मेडिसिन होगी दैट वुड बी एंटी सोरिक। सिर्फ कौन से पार्ट को छोड़ के? एक्यूट टाइप ऑफ मेंटल डिजीज में। एक्यूट टाइप ऑफ मेंटल डिजीजेस में एक्यूट मेडिसिन को यूज करना है। तो यहाँ पे ट्रीटमेंट क्या इन्वॉल्व किया है? साइकोथेरेपी का नेसेसरी एंटीसोरिक ट्रीटमेंट देना है, लेकिन जो एक्यूट ओरिजिन की मेडिसिन होंगी वहां पे ये कहते हैं कि एक्यूट मेडिसिन को ही यूज करेंगे। मेडिसिन पे आ जाते हैं। शुरू से जैसे हम नाम लेते आ रहे थे लेकेसिस, तो अगेन सेम मेडिसिन कम लेकेसिस। लेकेसिस के अंदर इंटेंस इमोशनल स्टेट है, जहां पे जेलसी है, जहां पे सस्पिशन है,
और इमोशनल इंटेंसिटी है। एक स्ट्रॉन्ग ओवरवेलमिंग इमोशन है जो कि एग्जिबिट होता है मूड स्विंग्स के थ्रू। हम सब जानते हैं कि लेकेसिस में किस तरीके का लोकेलिटी है, वो कैसे घुमा घुमा के बातें करता है, तो वो वाला पार्ट इसमें कवर होगा। हम ये जानते हैं कि उसका ड्रेसिंग सेंस किस तरीके का एक्सेंट्रिक है। हम ये जानते हैं कि उसका पैरानोइया और सस्पिशन किस लेवल का है, तो इसलिए लेकेसिस यहाँ पे लिखी हुई है। परसिक्यूटेड डिल्यूजन्स होते हैं लेकेसिस को। लेकेसिस का ओवर टॉकेटिवनेस यहाँ पे मेंशन्ड है। लेकेसिस का डिफिकल्टी को हमेशा ही फिजिकल और इमोशनल बाउंड्रीज में प्रॉब्लम आई है, ठीक है। तो इसलिए लाइकेसिस यहाँ पे है। एंड इसके अलावा फियर ऑफ डेथ एंड अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट कैसे? आपके और आपकी, अब हम शुरू से ये चीज पढ़ते आ रहे थे कि एक रियलिटी है और एक आपकी सोच है, आगे चल के उसमें कॉन्फ्लिक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा, एंड दैट्स व्हाट लेकेसिस सफरिंग फ्रॉम, अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट मेडिसिन जो आज की है वो फॉस्फोरस है। क्यों? क्योंकि क्लेयरवॉयंस एक सबसे बड़ा रूब्रिक जो फॉस्फोरस का यहाँ पे आ रहा है, वो बार बार आ रहा है, क्लेयरवॉयंस। स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस में और मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस में सबसे अच्छी मेडिसिन अगर मतलब बात करें ऐसे जनरल की जिसको रेपर्टरी बहुत फेवर करती है, दैट इज फॉस्फोरस। मिस्टिकल एक्सपीरियंस में फॉस्फोरस कैन बी हेल्पफुल फॉर इंडिविजुअल्स जिनमें मिस्टिकल स्पिरिचुअल फेनोमेना होते हैं, जिनको कनेक्टेडनेस फील हो, जिनको ऐसा लगे कि मुझे डीप इंसाइट्स आते हैं, मुझे फ्यूचर दिखाई देता है, मेरे अंदर इंट्यूशन बहुत अच्छे आ रहे हैं, स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस बहुत अच्छा है, यहाँ पे फॉस्फोरस मेंशन्ड है। डीप सेंसिटिविटी है इन्वायरमेंट के प्रति, लोगों के प्रति, और बहुत एम्पैथेटिक है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये एम्पैथी इसको ये चीज फील कराती है कि आप जो नॉर्मल है उससे ज्यादा किसी चीज से कनेक्टेड है, आप पैरानॉर्मल से भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये डीप सेंसिटिविटी इस चीज का कारण है। आगे चल के जब इसकी जो सोच है वो पूरी नहीं हो रही तो इसको डिटैचमेंट की फीलिंग आने लगी है, ये लोनलीनेस फील कर रहा है और इमोशनली वल्नरेबल फील कर रहा है, और अब इसको सोशली एंग्जाइटी फील होने लगेगा। दैट इज वाई फॉस्फोरस इज मेंशन्ड हियर। आज की आज की थर्ड मेडिसिन, स्टामोनियम। स्टामोनियम क्यों? क्योंकि हेल्यूसिनेशंस और डेल्यूजन जिस तरीके के स्टामोनियम को होते हैं वो यहाँ पे मेंशन्ड है। विविड ऑडिटरी, विजुअल या टेक्टाइल हेल्यूसिनेशन होंगे, उसको आवाजें सुनाई देती हैं, उसको ऐसा लगता है कि डार्कनेस में कोई खड़ा है, उसको बहुत तरीके के डर होते हैं, उसको पैरानोया होता है, फियर ऑफ डार्कनेस है, टेरर है, और उसके बाद इसका जो रिएक्शन होगा वो बहुत वॉयलेंट होता है। स्टामोनियम जब रिएक्शंस देता है इन क्लियर ऑडियंस का या फिर डर का, वो बहुत ही वॉयलेंट होने वाला, बहुत अनकंट्रोल्ड होगा, ठीक है। दैट इज वाई स्टामोनियम इज मेंशन्ड हियर। ये हो गई हमारी तीन कॉमन मेडिसिन जो एसटीपीडी के लिए थी। इसके अलावा हम तीन रेयर मेडिसिन पढ़ने वाले थे। द फर्स्ट रेयर मेडिसिन वुड बी कॉर्वस कॉर्वाई। कॉर्वस कॉर्वाई एक बर्ड से बनने वाली मेडिसिन है जो क्रो से बनती है, ठीक है। रेवन या कॉर्वस से बनने वाली, कॉमन क्रो जो ब्लैक क्रो हम लोग के चारों तरफ दिखाई देता है उससे बनने वाली मेडिसिन है कॉर्वस कॉर्वाई। कॉर्वस कॉर्वाई जो मेडिसिन है इसको हमेशा ऐसा लगता है कि फ्यूचर देख सकता है, इसको हमेशा ऐसा लगता है कि ये मरे हुए लोगों से बात कर सकता है। इसको कहते हैं, मतलब एक नॉर्मल साइंस तो नहीं बट एक नॉर्मल मिथ ऐसा कहता है कि क्रोस को इस डायमेंशन के अलग डायमेंशंस भी दिखाई देते हैं, मतलब दूसरे डायमेंशंस भी दिखाई देते हैं क्रोस को, और क्रोस वो कनेक्ट कर सकते हैं। इस पेशेंट में, कॉर्वस कॉर्वाई के पेशेंट में एग्जैक्टली सेम सिम्टम्स आते हैं। उसको आइसोलेशन और विथड्रॉल फील होता है, और डार्कनेस और मिस्ट्री की तरफ एक अलग ही कनेक्शन फील होता है। उसको इसी तरीके के थीम्स कनेक्ट ही करते हैं, डार्कनेस, मिस्ट्री, मैजिक, मिस्टिसिज्म, सिंबोलिज्म, बेसिकली इस तरीके के वर्ड्स ही कॉर्वस कॉर्वाई को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। दैट इज व्हाई दिस मेडिसिन इज मेंशन्ड हियर। इसको इंट्यूटिव हो, ये मेडिसिन बहुत इंट्यूटिव होती है, इसके परसेप्चुअल एक्सपीरियंसेस बहुत स्ट्रांग होते हैं, इसकी सेंसिटिविटी बहुत हाइटेंड होती है, और इसको अनयूजुअल परसेप्शंस फील होता है, ठीक है। दैट इज व्हाई कॉर्वस कॉर्वाई। द नेक्स्ट मेडिसिन इज मायासोरा लैपिडिया। मायासोरा लैपिडिया वाई? बिकॉज वो जो एक रूब्रिक था ना, मैजिक फील्स लाइक अ रेनबो, सिंथेसिस ने उसमें सिंगल मेडिसिन मेंशन की है, मायासूरा लैपिडिया। मायासूरा लैपिडिया इज अ होम्योपैथिक रेमेडी जो कि फॉसिलाइज्ड डायनासोर से बनी है, ठीक है। फॉसिलाइज्ड डायनासोर जो कि स्पेसिफिकली मायासूरा नाम से जाना जाता है, और उसकी एंशियंट ओरिजिन से बना है ये मेडिसिन। इसमें फियर और एंजाइटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अलग अलग तरीके की फियर्स और एंजाइटीज है, नॉस्टैल्जिया है और डिसकनेक्शन है। अब क्योंकि एक फॉसिल से बना है, इसका हिस्टोरिक कनेक्शन है, ठीक है। तो इस पेशेंट को जो पैरानोया होगा वो हिस्ट्री से होगा, ठीक है। कनेक्शन होगा एक एंसिस्ट्री से, सेंस होगा हमेशा लेगेसी का कि एक लेगेसी का पार्ट है, और इसके अलावा बिहेवियरल पैटर्न्स में रिट्रीट और विथड्रॉल होगा।
विथड्रॉल फील होगा दुनिया से, क्योंकि ऑब्वियसली आप एक फॉसिल हो, तो आपको दुनिया के बीच में कभी भी सेंस ऑफ कनेक्टिविटी फील नहीं होगा, आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि आप उस दुनिया का पार्ट नहीं हो। ठीक है, सो दैट इज वाई मायासुरा लैपिडिया इज मेंशन्ड हियर। आज की लास्ट मेडिसिन, क्योंकि आजकल बहुत लोग इन चीजों पर डिस्कशन कर रहे हैं, तो इसलिए हमने भी यहाँ लिखा है बैश फ्लावर रेमेडीज। बैश फ्लावर रेमेडीज में ये 5 मेडिसिन हैं। मिम्यूलस, मिम्यूलस फियर्स और एंग्जाइटीज में यूज की जाती है, स्पेसिफिक फियर्स हैं, तो अगर आपका सोशल सिचुएशन और ट्रिगर्स में प्रॉब्लम है तो मिम्यूलस। वॉलनट, अगर आपको इन्वायरमेंट चेंज हुआ और उसमें अडेप्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है, देन वॉलनट। अगर एस्पेन, अगर आपके फियर्स अननोन है और आपका वेग एड्रेस है, वेग एड्रेस एज इन आपको नहीं पता कि आप किसी चीज से डर रहे हो लेकिन डर रहे हो, ठीक है, तो अनयूजुअल परसेप्शंस एंड वेग अननोन फियर्स, एस्पेन। हनीसकल, अगर आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस प्रॉब्लमेटिक थे और आपको उनसे मूव ऑन करना है, देन हनीसकल। एंड द लास्ट वुड बी एल्म, अगर आपका जो फीलिंग है वो ओवरवेल्म्ड है या इनएडिक्वेट है, तो फिर आप इस मेडिसिन को यूज कर सकते हैं। दीज आर द बेस्ट फ्लावर्स जो कि फ्यू सिम्टम्स के बेसिस पे यूज किए जाते हैं। दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू वेरी मच। एंड आई नो मेरे नेटवर्क में थोड़ा सा प्रॉब्लम था, तो वेरी सॉरी फॉर दैट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर मनीष, आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही वंडरफुल है। और कुछ क्वेश्चंस है, आप जैसा चैट बॉक्स में देखिएगा, एक सवाल किसी ने किया है जो कि मैं समझता हूँ कि उसको उत्तर देना आवश्यक होगा। वो पहला है आपको डॉक्टर गणेश पांडे का, व्हाट रुब्रिक्स टू चूज इन पेशेंट हु ओनली प्रेफर and purchase costly item even if the same item is very cheap in other shops। मैंने ब्रांडेड शॉप में खरीदना चाहता है, बाजार में तो सस्ता मिलता है लेकिन वो महंगा ही लेगा, है ना, ये एक अच्छा है। सो ऑल्सो इसमें रूब्रिक्स क्या लेंगे, ये इसलिए दर्द हो गया होगा क्योंकि तो वो नहीं कर पाएंगे। आप इसको पढ़ लिए मनीष जी? मनीष जी आप सुन रहे हैं? जी सर। हाँ, इसको आप देख जी लीजिए। सर, पढ़ लिया। यहाँ पे एक रूब्रिक है, यहाँ पे एक रूब्रिक है, स्क्वांडरिंग। हाँ एम आई बिल्कुल बिल्कुल, ऑडिबल? स्क्वांडरिंग अच्छा रूब्रिक्स आ गया। एक रूब्रिक है स्क्वांडरिंग। हाँ स्क्वांडरिंग, स्क्वांडरिंग में ये होता है कि मतलब वो जो पैसे को बिल्कुल वैल्यू नहीं दे रहा है, ठीक है, उड़ाता हूं। तो स्क्वांडरिंग का रूब्रिक यहाँ पे यूज किया जा सकता है। एक्स्ट्रा वैगन और के लिए वैसे भी मैंने आपको शायद लास्ट क्लास में इस, जी, ठीक है, आप बोलिए। लास्ट क्लास में भी हमने एक्स्ट्रा वैगन्स के लिए मतलब इन्हीं से बात की थी शायद, अगर मुझे गलत याद हो, शायद आप ही थे, और हमने एक्स्ट्रा वैगन का रूब्रिक भी बताया था आपको। बहुत अच्छा और कोई प्रेजेंटेशन क्वेश्चन है क्या? है। और क्वेश्चन तो नहीं है। हाँ, स्किज़ोफ्रेनिया कैन सेटल लाइफ आफ्टर बाय मैरिज। स्किज़ोफ्रेनिया जो है तो मैरिज के बाद में ठीक हो जाता है क्या? और नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। देखिए, अगेन दिस कम्स विद कि उनका जो बैक, हम हर डिजीज को, जब भी हम किसी पेशेंट का डिजीज को समझते हैं तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि उनके बैकग्राउंड में प्रॉब्लम क्या था, एलिमेंट्स फ्रॉम एग्जैक्टली किस चीज से था। ठीक है, तो अगर आप ये कह रहे हैं कि तो मैरिज के बाद ठीक हो रहा है, तो अगर किसी पेशेंट में मैरिज के बाद ठीक हो रहा है ना, तो उनका प्रॉब्लम भी यही था कि अगर किसी का एलिमेंट्स फ्रॉम इस चीज से रहा होगा तो शायद ठीक हो जाएगा, वरना बाकी किसी पेशेंट में ये चीज नहीं ठीक होने वाली है। हमें हमेशा ये देखना पड़ेगा कि ओरिजिन क्या था, प्रॉब्लम किस जगह से शुरू हुई थी। और लास्ट यहाँ क्वेश्चन, पे पोटेंसी एंड रिपीटेशन, कॉन्ट्रडिक्शंस यहाँ कॉजेज पे एंगर। नाम से पोटेंसी और रिपीटेशन की जब बात करेंगे, मैं नॉर्मली एलएम पोटेंसीज यूज करता हूँ जिनका मतलब मेंटल डिजीजेज में बहुत अच्छा रोल है। ठीक है, आज ही के दिन में मैं मतलब बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले मैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव का एक पेशेंट देख के ही आ रहा हूँ, एंड मैंने उसको सल्फर 0/3 ही दिया है, एंड बहुत अच्छा रिजल्ट है। 50 मिलीसिमल पोटेंसीज अगर आप यूज करते हैं मेंटल केसेस में, मेंटल पेशेंट्स में, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको यूज करना है तो आप पोटेंसी 50 मिलीसिमल यूज कीजिए, सेफ है, बहुत ज्यादा एग्रावेट नहीं करती है, और रिपीटेशन में बहुत प्रोहिबिशन नहीं लगे हुए। अगर आपको समझ में आ रहा है कि अगर मतलब 4 दिन पे रिपीट करने की जरूरत है तो आप रिपीट कर सकते हैं, 7 डेज पे भी कर सकते हैं, 15 डेज पे भी कर सकते हैं, तो वो आप एग्रावेशन नोटिस कीजिए और उस हिसाब से रिपीट कीजिए। लास्ट क्वेश्चन है, कॉन्ट्रडिक्शंस कॉजेज एंगर एंड यूजेस हार्श लैंग्वेज। देखिए, आप अगर किसी को भी कॉन्ट्राडिक्शन से एग्रावेशन हो रहा है तो यहाँ पे तो बहुत सिंपल रूब्रिक है, एग्रावेशन कॉन्ट्राडिक्शन या एलिमेंट्स फ्रॉम कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, और हार्श लैंग्वेज यूज कर रहा है तो रूब्रिक है अब्यूसिव। ठीक है,
बहुत सिंपल सिंपल रूब्रिक्स हैं। यहाँ पे शायद फर्स्ट ग्रेड में आपके पास अगर आप इन दोनों सिम्टम्स को रेपर्टाइज करते हैं तो शायद नक्सोमिका आने वाली है, फर्स्ट ग्रेड में ही नक्स आ जाएगी। नक्स एक बहुत कॉमन मेडिसिन ऐसी चीजों के लिए कि जहाँ पे किसी को बहुत गुस्सा आ रहा है, लाइकोप दी जा सकती है ऐसे सिम्टम्स पे। आप अगर ऐसे दो सिम्टम्स को रेपर्टाइज करते हैं तो ऐसी दो मेडिसिन मुझे लगता है शायद टॉप 3 या 4 में होने वाली। थैंक यू नेहा जी, आप क्लोज करेंगे और डॉक्टर धनेश को Yes, sir. हैंड ओवर करेंगे। तो बहुत ही बढ़िया सेशन था डॉक्टर मनीष आजाद सिंह का, जो साइकोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर पे आज उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया। काफी कमेंट्स भी आए, तो और काफी प्रैक्टिकल टिप्स भी दिए कि कैसे आप 50 मिलीसिवल पोटेंसी से यूज करके इन मेंटल डिसऑर्डर्स को ठीक कर सकते हैं। और होम्योपैथी एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म रहता है मेंटल डिजीजेस के लिए। तो आगे भी डॉक्टर मनीष के साथ ऐसे सेशंस रहेंगे, और बहुत ही बढ़िया सेशन था। और अब थैंक यू डॉक्टर मनीष। और अब हमारे इंग्लिश सेशन का टाइम हो गया है, तो हिंदी टीम अब हैंड ओवर करती हूँ मैं सेशन डॉक्टर धनेश को।